स्वतंत्र भारत न्यूज.com पर इस सप्ताह की सबसे बड़ी खबर। लखनऊ में लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय संरक्षक रघु ठाकुर की प्रेस वार्ता। रघु ठाकुर ने सरकार से कोरोना काल में बेरोजगार हुए लोगों को 50-50 हजार रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से कोरोना अनुदान देने और उनके लिए कोरोना पेंशन शुरू करने की मांग की। रघु ठाकुर ने सरकार से शिक्षक कल्याण अध्यादेश लाकर वित्त पोषित माध्यमिक एवं अन्य विद्यालयों में कार्यरत सहायक अध्यापक एवं प्रवक्ताओं को स्थायी करने की मांग की। इसके साथ ही केंद्र और राज्य सरकारों को आड़े हाथों लेते हुए रघु ठाकुर ने कहा कि अपराधियों में कानून का खौफ खत्म हो गया है। आइए सुनते हैं प्रेस वार्ता में रघु ठाकुर को। आपको उत्तर प्रदेश के हालात पे चर्चा करेंगे और आपसे आग्रह है कि चर्चा के बाद जो भी आपके मन में प्रश्न उठते हैं उनको जरूर पूछने का काम करें। साथी रघु ठाकुर। साथियों, लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी की आज की पत्रकार वार्ता में मेरे साथ हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री एस श्रीवास्तव जी हैं, पार्टी के प्रदेश के महामंत्री भाई IT सिंह जी हैं, सतीश जी हैं और हमारे कार्यालय प्रभारी भी हैं। सबसे पहले तो मैं देश में कोरोना काल के बाद में जो स्थितियाँ बनी और अनलॉक के बाद जो स्थितियाँ बन रही उनके बारे में संक्षिप्त चर्चा करना चाहूँगा। इस कोरोना काल में जो लॉकडाउन सरकार ने किया, उस लॉकडाउन में तमाम प्रकार के दुकानों के काम, छोटे व्यापारियों के काम, रोजी के काम, नौकरी के काम बंद हो गए। अब ये सारे जो काम बंद हुए, बंद होने के पीछे सरकार के आदेश की लाचारी थी। सारे देश में लगभग 8 करोड़ लोग अप्रवासी मजदूर रहे जो चल के भाग के अपने शहरों वहां तक पहुंचे। अब उनके सामने रोजगार का संकट है। लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी आज के माध्यम से भारत सरकार से ये मांग करना चाहती है कि जिन लोगों के रोजगार इस कोरोना काल में गए हैं वो किसी भी प्रकार के रोजगार हो, उन सबको सरकार कोरोना अनुदान दे। और कोरोना अनुदान का तात्पर्य मेरा ये है कि जो 5 माह बीते हैं उन्हें 5 माह के लिए कम से कम 50,000 रुपये का प्रति व्यक्ति का हिसाब से रोजगार प्रदान किया जाए। दूसरा, बहुत सारे लोगों की नौकरियां मिली, रोजगार नहीं है और चूंकि कारखाने बंद रहे, निजी काम बंद रहे, छोटी मोटी जो नौकरियां करती थी, बाइया काम करती थी, वो भी बंद रहे। अखबारों पर, मीडिया पर भी इसका असर पड़ा है। कई मीडिया के जो संस्थान बंद कर दिए गए हैं। तो जितने भी इस प्रकार के लोग इस कोरोना के लॉकडाउन के कारण से रोजगार करेंगे, उन सबको भी सरकार कोरोना पेंशन शुरू करे और 10,000 रुपये प्रति माह की दर से उनको कोरोना पेंशन दी जाए। तो जो बातें मुख्य तौर पर मैं भारत सरकार को कहना चाहता हूँ और उसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि केवल पैकेज की घोषणा से या केवल लोग कर्ज देने से समस्या के लिए नहीं करना है। समस्या काफी गंभीर होती है। अभी उत्तर प्रदेश में जब हम लोग आए तो कल हमको मिलने के लिए यहाँ के जो वित्त पोषक संस्थाएं हैं, शिक्षण संस्थाएं हैं, जिनको सरकार भी अनुदान देती है, उन संस्थाओं को या शिक्षकों को मिले। अब उस शिक्षकों की स्थिति है कि वो 20 साल से, 22 साल से, 25 साल से काम कर रहे हैं, उनको नियमित नहीं किया गया और दूसरी तरफ सरकार विज्ञप्ति जारी करके नई भर्तियां करना चाहती है और उनसे कहती है कि अब आप परीक्षा में बैठे या इनके समकक्ष बैठे। अब जिनके पढ़ाए हुए बच्चे आज कॉलेजों में प्रोफेसर थे, विश्वविद्यालयों में लेक्चर और प्रोफेसर थे, उनसे अपील करना या परीक्षा करना, वो परीक्षाओं में आके बैठने उचित नहीं। तो हम ये भी मांग उत्तर प्रदेश की सरकार से करना चाहते हैं, योगी सरकार से, कि जितने भी ऐसे शिक्षक लोग हैं जो अस्थायी तौर पर पढ़ा रहे थे, उनको सरकार सबसे पहले उनकी एक वरिष्ठता की सूची बनाई जाए और जिनके भी 2 साल पूरे हो चुके हैं उन सबको सरकार सीधा एक अध्यादेश जाकर नियुक्त करे। उसके बाद अगर 2 साल बचते हैं तो फिर नए लोगों की वरना ये लोग छात्र लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी इन शिक्षकों के साथ में, संघर्ष के साथ में और हम
शिक्षक भाइयों से कहना चाहते हैं कि जैसे आपकी पीड़ा है वैसी पीड़ा अनेक स्थानों पर कॉलेज के टीचर्स की अनुभव होती। तो एक नीति का सवाल है, जो नीति देश के स्तर पर देश के स्तर पर नहीं। जो हमारे यहाँ प्राइवेट शिक्षण संस्थाएं हैं जो सरकार से अनुदान प्राप्त है, उन शिक्षण संस्थाओं की भी स्थिति कहीं पे ऐसी हुई है कि वहाँ के आदमी उनकी भी स्थिति ऐसी है कि उनके लिए पर्याप्त वेतन नहीं मिलता है। और हमको बहुत सारे स्थानों के कॉलेज के शिक्षक ऐसे मिले कि जैसे तनख्वाह तो के नाम पर 40,000 के पेमेंट किया जाता है, परंतु उसे खाली चेक ले लिए जाते हैं, चेक लेके पैसा वापस किया जाता है। हमने मुख्यमंत्री जी को पत्र करके इससे अवगत कराया है। हम उनसे अनुरोध करना चाहते हैं कि इन कॉलेज के ऐसे शिक्षकों की स्थिति के बारे में भी कोई नीति निर्णय लें, ताकि जो पैसा सरकार उनको दे रही है वो पैसा उनके पास पूरा पहुँच पाए। यहाँ किसानों की जो स्थिति है वो भी बहुत चिंताजनक है। पिछले 6 माह से काम बंद होने की वजह से जो नहरें हैं वो नहरों की मरम्मत का काम कर रहा है, और परिणाम ये है कि जो पानी है वो पानी जो पेड़ का इलाका है, नहरों का पीछे का इलाका है, वहाँ पानी नहीं पहुँच पा रहा है। सिंचाई की समस्या हो गई है। अभी बहुत सारे इलाकों में जहाँ पे नदियाँ हैं और वहाँ की स्थिति हो गई है कि नहरें भी हैं, नदी भी है, पर पानी को लेकर लोगों को ट्यूबवेल लगाना पड़ता है। तो हम ये भी सरकार से अपील करना चाहते हैं कि सरकार ऐसी भी चीज़ों को लाए और सबसे पहले ये जो नहरों की मरम्मत का काम है इसका शुरू करें, ताकि किसानों के लिए एक प्रकार से अनावश्यक बोझ का सामना न करें। तो ये भी यहाँ के कुछ सवालों थे, जिन सवालों को लेकर के हमको आपके माध्यम से चर्चा करना है। अभी पिछले दिनों जिस प्रकार के अपराध बढ़े हैं, हमने एक आपके उत्तर प्रदेश के बड़े डीजीपी श्री विक्रम सिंह का बयान नहीं सुना था। उन्होंने कहा कि मुझे ये कहते हुए भी शर्म आती है कि मैं मिलकर डीजीपी रहा। तो अगर अपराध की स्थिति इतनी भयंकर हो जाए, इतनी अनियंत्रित हो जाए, तो इसके बारे में सोचना पड़ेगा कि इसका रास्ता क्या हो। ये क्या वजह है कि जो अपराधी लोग हैं उनके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है, कोई अंकुश नहीं है, और वो मनमाने अपराध कर रहे हैं। इसकी वजह क्या है? इस वजह को भी हमको सरकार को सोचना पड़ेगा, और मुख्यमंत्री जी को सोचना चाहिए कि आखिर ये अपराध बढ़ते हो जा रहे हैं। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि सख्ती का मतलब केवल हत्या हिंसा नहीं, कि अपराध केवल हत्या हिंसा से नहीं होते हैं। अपराधों को रोकने के लिए एक मानस बनाना पड़ेगा, और इसको लोगों को रोजगार के साथ भी जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि कुछ अपराध तो ऐसे भी हो रहे हैं जो रोजगार के चलते हो रहे हैं। तो सरकार से हमारी ये भी अपील है कि इस प्रदेश को जंगल राज न बनाए, इस प्रदेश को अपराधों का प्रदेश न बनाए। इस प्रदेश के लिए, इस प्रदेश की जो गरिमा रही है उस गरिमा के साथ जोड़ते रखें, और अपराधों को नियंत्रण करने के लिए भाई पाए वो दायित्व निर्धारित करें, अधिकारियों को दायित्व निर्धारित करें। अपराधियों जो घोषित अपराधी हैं या जो आत्म अपराधी हैं उनके बारे में कार्रवाई करें, उनके ऊपर प्रतिबंध लगाएं और समाज को सुरक्षा दें। एक और बात आपके मदद से कहना है कि कल जब हम यहाँ पर आए थे तो हमको कई टैक्सी वाले, कुछ ट्रक वाले संगठनों में लेके आए। उनकी बड़ी समस्या ये है कि 5 माह से उनका काम बंद पड़ा है, क्योंकि सरकार ने लॉकडाउन लागू किया है। लेकिन 5 माह में उनका कोई धंधा नहीं हुआ है, और सरकार करेगी हमको टैक्स, और टैक्स कैसे दें जब आपकी टैक्सी चली नहीं है, आपका ट्रक चला नहीं है, बस चली नहीं है, तो कैसे दें? अनेक राज्यों ने इस बारे में फैसला किया है। मध्य प्रदेश सरकार ने फैसला किया है कि 5 माह का टैक्स उन्होंने माफ किया है। महाराष्ट्र सरकार ने भी माफ किया है। उत्तर प्रदेश सरकार से भी अपील करना चाहते हैं कि टैक्सी वालों के, बस वालों के, ट्रक वालों के, जिन लोगों के भी काम बंद रहे हैं तो उनसे वो टैक्स लेने का कोशिश कर दीजिए, क्योंकि जब काम ही नहीं हुआ तो टैक्स बात का वो माफ करना चाहिए। और एक आखिरी बात जो अपनी उसमें भी कहना चाहता हूँ ये कि भारत सरकार ने इस कोरोना काल का इस्तेमाल बहुत हद तक डिजिटल के लिए किया है। जितने भी सार्वजनिक क्षेत्र हैं, इन सार्वजनिक क्षेत्रों को डिजिटल करने में सरकार तैयारी कर रही है। अभी इंडियन एयरलाइंस उसके सरकार प्राइवेट हाथ में दे रही है, तो विज्ञापन निकाल दिया है। रेलवे के बहुत सारे हिस्सा है इसके लिए डिजिटल कर दिया गया है, और अभी तैयारी है। अभी कहा है कि वो नई 150 गाड़ियाँ चलाएंगे, जो गाड़ियाँ प्राइवेट गाड़ियाँ चलाएंगे। मेरा कहना है कि निजी क्षेत्र में कोई योग्य या काबिल होता है, ये कहना बहुत सही नहीं होता।
सार्वजनिक क्षेत्र में कमियां हो सकती हैं, पर उन कमियों के लिए तो शासन जिम्मेवार है, प्रशासन जिम्मेवार जो काम करता है। तो इन कमियों को पूरा करने के लिए शासन को अपने व्यवस्था को करना चाहिए। यानी अगर गर्दन में तकलीफ है तो गर्दन कटाना इसका इलाज होता है। और आज सरकार जो है ये गर्दन कटाने के इलाज तैयारी है और डीजल की तैयारी करी है। अब हिंदुस्तान का रेलवे एक इतना बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। 1974 में रेल की हड़ताल हुई थी, हम लोग उस हड़ताल में गिरफ्तार हुए थे। 22 लाख लोग उस समय रेलवे कर्मचारी काम करते थे। आज 74 से लेकर 10 साल के बाद, मोटा मोटी तो 46 साल के बाद स्थिति ये है कि केवल 13 लाख लोग बचे, और उनमें भी स्थिति ये है कि अधिकांश लोगों को निकालने की तैयारी है। अभी जो सरकार नया से लाई है और जो नया कानून भारत सरकार लाई है कि जो लोगों ने 50 साल की उम्र पार कर ली है वो, और जो लोग 30 साल की नौकरी कर चुके हैं वो अगर अयोग्य पाए जाएंगे तो निकाल दिया। अब एक तो बात मैं कहना चाहूंगा आपसे, अगर कोई व्यक्ति अयोग्य है तो अयोग्य को 30 साल की रखना चाहिए, अयोग्य 30 साल अयोग्य क्यों रखेंगे? और अयोग्यता का संबंध उम्र से क्या है? और अगर 50 साल के बाद इंसान अयोग्य हो जाता है तो मुझे पता नहीं कि प्रधानमंत्री की उम्र क्या है, परंतु फिर मेरे ख्याल से वो भी योग्यता के सूची पे नहीं आ पाएंगे। हमारे ख्याल से मुख्यमंत्री भी शायद उससे आ पाएंगे। तो योग्यता ही के सूची, उम्र को मत देखिए, आप काम को देखिए, उनका एक सोशल ऑडिट कराया जाए। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर अधिकारी ही मात्र फैसला करेंगे तो एक नए प्रकार की ब्यूरोक्रेटिक डिक्टेटरशिप आएगी, लोकल की नई प्राइवेट तानाशाही आएगी, जिसमें अफसर ही सर्वा हो जाएगा और हर काले पीड़े करने के लिए उनकी बारे को बात करेगा। तो इसका एक सोशल ऑडिट होना चाहिए कि जनता की राय क्या है, पब्लिक ओपिनियन क्या है, लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं, लोगों को अधिकारियों के व्यवहार के बारे में क्या राय है। तो इसके आधार पर कुछ सत्ता होना चाहिए। एक सेकंड बात, एक और बात फिर मैं आपको बताता हूँ। और आखिरी बात में जो आपसे कहना चाह रहा था कि इस उत्तर प्रदेश में एक दो बड़ी समस्या है। यहाँ पिछले दिनों सरकार ने, यानी यूपी की सरकार ने एक फैसला किया, और जो श्रमिक लोग गाँव से शहरों में काम करने के लिए आए हैं उन श्रमिकों के लिए श्रमिक बस्तियां बनाई गई। आप जाइए कानपुर में तो काफी बस्तियां में श्रमिक बस्ती जहाँ पे मंदिरों में बनाई गई, लखनऊ में बस्ती, कहीं और जगह बस्ती। अब वो जो श्रमिक बस्तियां हैं वहाँ कारखाने बंद हो गए, कानपुर के कारखाने बंद हो गए, कुछ कारखाने लखनऊ में बंद हो गए। इसी प्रकार से कई प्राइवेट कारखानों को सरकार ने हजारों एकड़ जमीन दी थी, मोदी नगर में जमीन दी थी और कारखानों में जमीन दी थी, वो कारखाने बंद हो गए। अब वो जब कारखाने बंद हो गए हैं तो वो जमीन जो है जो किसानों से ली गई थी, या तो सरकार किसानों को वापस करे। अगर सरकार किसानों को वापस नहीं करती है कि जिस उद्देश्य को ली गई थी, जब वही उद्देश्य पूरा नहीं हुआ है, तो मैं सरकार से यूपी से मांग करना चाहता हूँ कि सारे उत्तर प्रदेश में लगभग 37-38 लाख ऐसे मजदूर श्रमिक लोग हैं जिनके कारखाने या तो बंद हो चुके हैं या जिनका काम धंधा बंद हो चुका है, पर जो वहां पर रह रहे हैं तो उस जमीन की मालिकियत उनको दिया जाना चाहिए, उनका स्वामित्व को देना चाहिए, यानी श्रमिक को जमीन का मालिक बनाया जाए। ये भी मैं आपके बात कहना चाहता हूँ। तो ये बातें तो मुझे अपनी मुझसे कहना थी। जैसा कि आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह जी ने जातिवाद और धर्मवाद का आरोप लगाया है योगी जी पर, तो आपका की पार्टी का उस पर क्या है? देखिए, योगी जी की सरकार धर्म के नाम पर तो आई नहीं, चुनाव के बाद तो ये आरोप अगर है तो कोई नया नहीं है, और इस आरोप के बारे में चर्चा नहीं करना चाहता। परंतु मैं जरूर कहता हूँ कि भारतीय संविधान के मुताबिक एक सरकार को ऐसा होना चाहिए, मुखिया को ऐसा होना चाहिए जिसके प्रति सबका विश्वास है, वो जो सबके साथ समाज में है। हम लोग का एक पुरानी कहावत है कि मुखिया मुखसो चाहिए खान पान में टेक। परंतु ये बात सही है कि आज उत्तर प्रदेश की सरकार के बारे में या मुख्यमंत्री के बारे में बहुत सारे समाज के ऐसे हिस्से हैं जिनके मन में एक मौलिक अविश्वास पैदा हो गया है कि ये जाति के आधार पर काम कर रहे हैं। तो जाति के आधार पर काम करना, जाति के आधार पर सत्ता करना, ये भारतीय संविधान के खिलाफ है और इससे सरकार को बचना चाहिए। संजय सिंह जी को मैं इस बात को लेकर धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने साहस के साथ अपनी बात कही, और उनके कहने को मैं कोई गलत नहीं मानता हूँ, उससे गलत नहीं मानता हूँ कि एक जनता के व्यक्ति के लिए जनता की जो राय है, जनता की जो पक्ष है, उसको लोग के सामने लाना चाहिए। अगर लोग ऐसा महसूस कर रहे हैं तो लोग के सामने लाना चाहिए। अब ये बात सही है कि आज क्या समाज के बहुत सारे हिस्से हैं जो योगी जी ने अपना प्रतिरूप देखते हैं। हमारे यहाँ अनेक ऐसे मुख्यमंत्री हुए हैं, अनेक ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं कि जिनमें समाज का हर तबका अपने आप को देखता है। वो दलित तबका हो, वो सीकर तबका हो, वो वैश्य हो, वो ब्राह्मण हो, वो ठाकुर हो, तबका हो। पर आज की स्थिति यह है कि आज एक मौलिक अविश्वास मुख्यमंत्री के प्रति लोगों के मन में है कि ये हमसे न्याय नहीं करेंगे,
हम लोगों से सुनते हैं, रेल में यात्रा में आते हैं, सुनते हैं कि साहब योगी जी हमसे न्याय नहीं करें, हम तो जा चुके हैं। तो अगर ये भावना लोगों की बन जाए तो भी ये अपने आप में एक असफलता है। योगी जी तो कहते हैं कि राम राज्य वाले हैं, और अभी राम मंदिर का शिलान्यास हुआ है, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अब राम राज्य की शुरुआत होने वाली है। तो राम राज्य क्या था? राम राज्य में तो एक व्यक्ति भी अगर आलोचना करता था तो उसको भी राम ने गंभीरता से लेकर के अपनी पत्नी को निकाला दिया। और रावण राज्य क्या था? रावण राज्य वो था जिसमें उनके परिवार की पत्नी ने, भाई ने समझाने का प्रयास किया तो भी वो नहीं माने। तो अगर योगी जी राम राज्य बनाना चाहते हैं तो उनको जनता की संवेदनापूर्ण आलोचनाओं के लिए सुनना चाहिए, राजनीतिक लोग की आलोचना सुनना चाहिए, उनसे बात करना चाहिए। अच्छा होता कि योगी जी संजय सिंह जी को निमंत्रित करते कि आप हमारे बारे में क्या सकते वो बताइए, हम उसको स्वार करने को तैयार हैं, तो चर्चा करते। पर इसके बजाय उन्होंने भयभीत करने का प्रयास किया। मैं एक बात यूं कहना चाहता हूँ, अगर किसी भी व्यक्ति के संवैधानिक अधिकार के ऊपर हमला करने का प्रयास सरकार करेगी, अगर ये सरकार हिंसा से, कानून से, FIR से मुकदमे दबाने का प्रयास करेगी तो लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी उसके खिलाफ खड़ी होगी। हम संजय सिंह के खिलाफ खड़े होंगे। हम आम आदमी पार्टी के नहीं है। आम आदमी पार्टी का भी व्यक्ति हो, कोई भी पार्टी के व्यक्ति हो, अगर सरकार हिंसा से दबाने का प्रयास करती है तो जवान की आजादी के साथ हम खड़े होंगे, कोई के साथ लड़ेंगे, मरेंगे, जो भी होगा करेंगे, और कोई डरने वाला नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ योगी जी से कि देश प्रदेश की 22-24 करोड़ जनता को आप डरा के नहीं रख सकते हैं, न डरा के आप राज चला पाएंगे। राजकाज चलाना है तो आपको निष्पक्षता से, संवैधानिक मर्यादाओं से जनता की समस्या को साथ करना चाहिए। परंतु ये 2000 के देश में